दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं आगाज सीरीज चला रखा हूं और मैंने इसको कहा है, आपसे वादा किया है, आगाज किया हूं, अंजाम तक लेके जाऊंगा। दोस्तों, तो उसी क्रम में बिना देरी करते हुए उसी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आया हूं। हम लोग अधिगम पढ़ रहे थे, अधिगम यूनिट में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त क्या कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं। तो दोस्तों, बालक के सीखने के लिए हम कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेते हैं, जो चीज़ें हमें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, पहले तो है सीखने का स्वरूप बालक का कैसा है। क्या पहले देखेंगे? सीखने का स्वरूप। सीखने का स्वरूप कैसा है बालक का? स्वरूप पहला हो गया, सीखने का स्वरूप पहला हो गया। दूसरा, इसका जो कारक है, बालक किस प्रकार सीखते हैं, उसमें जो दूसरा कारक है सीखने के पक्ष। क्या? सीखने के पक्ष, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखने की विधियां। क्या? सीखने की विधियां। सीखने की विधियां, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? सीखने का स्वरूप, सीखने के पक्ष, सीखने की विधियां। अब आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर जो सीखने का स्वरूप होता है उसको जान लीजिए पहले। सीखने का स्वरूप क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों, सीखने का जो पहला स्वरूप होता है उसको कहते हैं गामक अधिगम। क्या नाम देंगे उसको? गामक। जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था आपने पढ़ा है ना, गामक अधिगम पहला स्वरूप है इसका, गामक अधिगम का, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, गामक अधिगम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का प्रारंभिक टाइम होता है ये सीखने का, या कह सकते हैं शैशवावस्था का समय होता है। इस शैशवावस्था के समय में बालक के द्वारा जो सीखा जाता है उसके लिए वो जिस विधि का उपयोग करता है उसे अनुकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनुकरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अनुकरण विधि कहते हैं। बच्चा दूसरे को देख करके सीखता है। सीखने का स्वरूप पहला है गामक अधिगम या इंद्रिय जनित गामक अधिगम। इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा दोस्त। मतलब बच्चा कैसे सीखेगा? इंद्रियों, पांचों इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वो बच्चा कोई भी अगर लर्न करता है, कोई भी अधिगम करता है, तो वही पांच माध्यम से वो उन चीजों को अनुकरित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सीखने के पक्ष। अब देखिएगा दोस्तों, सीखने के पक्ष में अगर मैं बात करूं आपसे कि सीखने के पक्ष के अंतर्गत कौन शामिल होता है, तो सीखने के पक्ष के अंतर्गत आ जाता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सीखने के पक्ष के अंतर्गत है, सॉरी, एक मिनट बाबू, थोड़ा सा रुकिएगा, विधियां, रुको। हाँ, सेकंड इसमें है, गामक के बाद है प्रतिबोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम, बोधात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम क्या होता है दोस्तों? ये बहुत सिंपल सी बात है। प्रतिबोधात्मक अधिगम, प्रतिबोधात्मक मतलब संप्रत्यय का बनना या प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। और ये किस अवस्था की पहचान है दोस्तों? ये पहचान होती है बाल्यावस्था की। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था की, ठीक है। इसमें बच्चा किस सिद्धांत से सीखता है, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसमें होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एवं त्रुटि के सिद्धांत के तहत सीखता है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के तहत, समझिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिबोधात्मक अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट बनने लगता है, प्रतिबिंब बनने लगता है, और ये पहचान है बाल्यावस्था की। और इसको मैंने आपको बताया, ये किस अवस्था की पहचान है दोस्तों? ये शैशवावस्था की पहचान है। कौन सी अवस्था की है? शैशवावस्था की ये पहचान होती है। अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। बात समझ में आ रही है ना? दो मैंने बताया,
गामक, प्रतिबोधात्मक, और जो तीसरा है संकल्पनात्मक। ध्यान दीजिएगा, तीसरा कौन सा है? संकल्पनात्मक। इसको आगे चल के फिर मैं बताता हूं दोनों को, पहले आप इसको जान लीजिए। अगला है संकल्पनात्मक, तीसरा संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम, इसको आप जानिए। अब देखिए ये क्या होता है संकल्पनात्मक अधिगम में। संकल्पनात्मक अधिगम होता है ज्यादातर, ये किस में होगा? किशोरावस्था में होता है। पहले तो ये समझिएगा, किशोरावस्था में होता है संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक है। इसमें बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बनने लगता है, और ये इस अधिगम को सर्वश्रेष्ठ अधिगम बताया गया है। इस अधिगम को, या ये जो होता है, इसे अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कह सकते हैं, या इसको सर्वश्रेष्ठ अधिगम कह सकते हैं। अधिगम को सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहा गया है। संकल्पनात्मक अधिगम को सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहा गया है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहा गया है। और इसमें क्या होता है? बच्चे में कल्पना, चिंतन, अमूर्त, संप्रत्यय, ये सब बनने लगते हैं। इसमें कल्पना होती है बच्चे में, चिंतन होता है, अमूर्त संप्रत्यय होता है। मतलब कह सकते हैं कि उसमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसकी खुद की विचारधारा डेवलप होती है। अमूर्त संप्रत्यय होता है, किसी भी जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही उसके विषय में भी वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है दोस्तों, ठीक है। ये बात को आप याद रखिएगा। संप्रत्यय, देखिए ये होता है अमूर्त संप्रत्यय, और यहाँ पर एक विचारधारा या उसका खुद का एक गोल, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ सेट करने लगता है संकल्पनात्मक अधिगम के अंतर्गत। तो देखिए सीखने के स्वरूप में आपने 3 पढ़ा। पहला गामक अधिगम देखा, दूसरा प्रतिबोधात्मक अधिगम देखा, तीसरा संकल्पनात्मक अधिगम देखा। पहला फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, गामक अधिगम से स्वावस्था की पहचान होती है, जिसमें बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, दूसरों को देख करके सीखता है। प्रतिबोधात्मक या प्रतिबिंबात्मक अधिगम कहें तो इसमें प्रतिबिंब का बनना बालक के मस्तिष्क में शुरू हो जाता है, संप्रत्यय शुरू हो जाता है, मतलब ये बाल्यावस्था की पहचान होती है। इसमें बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर सीखता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा संकल्पनात्मक अधिगम, ये किशोरावस्था की पहचान है। इसमें बच्चा कल्पना करने लगता है, चिंतन करने लगता है, संप्रत्यय उसके माइंड में बनते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें ये होती हैं कि बच्चा खुद से गोल डिसाइड करने लगता है अपना गोल को अचीवमेंट के लिए, और यहाँ पर एक तरह से एनालिटिकल हो जाता है, एनालिसिस करने लगता है चीजों को। अमूर्त है, किसी का नाम भी लीजिए तब भी एनालिसिस करता है, मतलब उसके खुद की विचारधारा जनरेट होने लगती है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई सीखने का स्वरूप। चलिए आगे बढ़ता हूं। सीखने का ये स्वरूप हो गया, मतलब सीखने का स्वरूप कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं सीखने के पक्ष। नेक्स्ट, सीखने के पक्ष। सीखने के पक्ष, अब देखिएगा सीखने के पक्ष में 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया दोस्तों संज्ञानात्मक, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा ना, संज्ञानात्मक। दूसरा संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। गौर करिएगा इसमें, पहला कौन सा है? संज्ञानात्मक। दूसरा कौन सा है? भावात्मक। तीसरा कौन सा है? क्रियात्मक। अब इसको आप एक एक करके फिर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। संज्ञान किसका कार्य होता है, यह बात आप मुझे बताइए। संज्ञान किसका कार्य होता है? संज्ञानात्मक पक्ष का क्या मतलब होता है, बताइए। कमेंट बॉक्स पर आप बोलिए, कमेंट बॉक्स पर आप बताइए मुझे संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। देखिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञान करने का जो कार्य है वो मस्तिष्क का होता है।
किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। कैसे? इंद्रियों के माध्यम से सूचना मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है और मस्तिष्क इसमें संज्ञान लेता है। संज्ञान में क्या क्या होता है? संज्ञान में कई सारी चीजें होती हैं। पहले तो हम विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं, विषय वस्तु को ग्रहण करेंगे हम, फिर संक्रिया करेंगे। वहां पर संक्रिया मतलब समझ रहे आप? संक्रिया का बाबू मतलब ये सीधा से होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन जो होता है उसी को संक्रिया कहते हैं। तीसरा जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? उत्पाद। अब मस्तिष्क में कोई भी बात है वो पहले पहुंचेगी विषय वस्तु के रूप में, फिर उसका ऑपरेशन होगा मतलब चिंतन होगा, कल्पना होंगी, चीजों को निपटाने का प्रयास होगा मतलब किसी तरह उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास होगा। और जैसे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है वैसे जब मुख के द्वारा या शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा जब यहाँ पर जो उत्पाद होता है उसको दिया जाता है या कह सकते हैं उसको सामने बताया जाता है, तो वही उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए मस्तिष्क संज्ञानात्मक पक्ष किस पर जोर देगा? विषय वस्तु पर, संक्रिया पर, उत्पाद पर। यह हो गया आपका संज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या होता है? भावात्मक पक्ष दोस्तों ये खासकर संवेगों पर डिपेंड करता है, संवेगों पर डिपेंड करेगा और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, संवेगों पर, अभिप्रेरणा पर डिपेंड करेगा, अभिप्रेरणा पर भी डिपेंड करता है ये, और किस पर करेगा? मूल प्रवृत्तियों पर करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से जो व्यक्ति में भाव होते हैं, भावात्मक रूप से जो व्यक्ति जुड़ा होता है या भावनात्मक रूप से एक दूसरे से मिला होता है, तो उसी आधार पर लोग जो है ये कह पाते हैं कि हाँ ये भावात्मक पक्ष इसका कमजोर है या मजबूत है। ठीक है, तो ये संवेगों के आधार पर हो सकता है, मोटिवेशन के आधार पर हो सकता है, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हो सकता है, मतलब ये किन्हीं भी पक्षों के द्वारा किया जा सकता है। इसी को हम बोलेंगे भावात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष सर क्या होता है? देखिएगा बाबू, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं या जो क्रियाकलाप होता है व्यक्ति के द्वारा जो बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है उसी को हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। तो देखिए कोई अगर छोटा सा बच्चा है तो पहले उसके संज्ञान के विषय में हम जाने, उसके मस्तिष्क के विषय में जाने, उसके भावों को समझें कि वो क्या सोच रहा है, उसके संवेग क्या है, मोटिवेशन कैसा है, उसका मूल प्रवृत्ति कैसा है, फिर उसके कार्य करने की क्रियात्मक पक्ष को भी ध्यान दें। शारीरिक क्रियाएं उसके कैसे, शारीरिक रूप से सक्षम है कि नहीं है, शारीरिक विकलांगता तो नहीं, शारीरिक दिव्यांगता तो नहीं है। इस तरीके से हम चीजों को मेजरमेंट करके ये सीखने के पक्ष बताएं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दे मेरे दोस्त, और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो कम से कम आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए कोई भी वीडियोज आप तक पहुंचे हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन का आना बहुत जरूरी होता है, तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा आप लोग दोस्तों। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि दोस्तों आप लोग कमेंट किया करिए। मैं देखता हूं वीडियोज में कोई कमेंट नहीं करता है ना, तो इससे क्या होता है ना, निराशा आती है। लगता है कि हो सकता है हम कंटेंट सही ना दे पा रहे हो या हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में ना आ रहा हो। तो दोस्तों अगर नहीं समझ में आता तब भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमें चीजें ये नहीं समझ में आई हैं, मैं और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दीजिए ना मुझे। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो उससे मेरा भी मोटिवेशन होगा कि हाँ भाई मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए, अपने आप में कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या मुझसे गलतियां हो रही हैं। लेकिन अगर आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस पक्ष पे गलत हूँ, कहाँ पर मुझसे गलतियां हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, इतना जरूर करिएगा और आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी मेरे द्वारा लेटेस्ट वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये हो गए सीखने के पक्ष। अब सीखने की विधियां, नेक्स्ट हम देखेंगे सीखने की विधियां। अगला है सीखने की विधियां।
सीखने की विधियां। सीखने की विधियां में हम देखते हैं, सीखने की विधियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं सीखने की विधियों में? सबसे पहले देखेंगे, जैसे मैं क्रमशः लिख रहा हूं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पहले दिया है करके सीखो, करके सीखो, पहला है करके सीखो। सेकंड क्या है? निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है परीक्षण विधि, परीक्षण विधि। अगला कौन सा है? नेक्स्ट सामूहिक विधियां, सामूहिक विधियां। नेक्स्ट कौन सा है? सूझ विधि, अगला कौन सा है? सूझ विधि। अब अगला कौन सा है? अभ्यास विधि। इनको सब नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेनेशन करता हूं। इसको पहले है आपका करके सीखो। दोस्तों आप प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकों में देखते होंगे जो एनसीईआरटी के द्वारा संचालित की जाती हैं, आपके क्लासों में जो छोटी क्लासों में संचालित की जाती हैं, उसमें अभ्यास दिया होता है, अभ्यास करो, करके सीखो। तो वहां पर जब छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए होता है कि करके सीखो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिकली करवाने का प्रयास होता है। मतलब उससे क्या होगा, बच्चों में जो अधिगम होगा वो स्थायी अधिगम होगा और बेहतर अधिगम होगा और बच्चे रिसर्चर बनेंगे। मतलब क्योंकि कहा गया है बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। हमारे महोदय जीन पियाजे साहब ने इस बात को चरितार्थ किया, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, करके सीखो मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खुद से करके सीखने दो, खुद से करके सीखने दो। समझिएगा, खुद से करके सीखने दो, करके सीखने दो। ये बात पर आपको गौर करना है। एक तो ये हो जाता है बच्चों को सीखने की विधियां कि बच्चे खुद से करके सीखे, आप केवल और केवल अपना काम करते रहे। निरीक्षण विधि मतलब बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, आप केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप केवल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप केवल निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी काम को कैसे कर रहा है, इन चीजों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। ये तो हो गए दो, करके सीखो। और जब बच्चा करके सीखता है तो सेकंड स्टेप आता है उसका निरीक्षण करना। क्या करना? बच्चा कैसे किया, कैसे नहीं किया, उसको अवलोकित करते हैं, निरीक्षित करते हैं, देखते हैं कैसे बच्चा कर रहा है। फिर तीसरा आ जाता है परीक्षण विधि। कौन सा? परीक्षण विधि आ जाता है अगला वाला। परीक्षण विधि क्या होता है? जैसे बच्चे को हमने पढ़ाया, 1 सप्ताह पढ़ाया, 1 महीने पढ़ाया, 10 दिन पढ़ाया, 5 दिन पढ़ाया, उसको पढ़ाने के बाद जब एक हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ओरली, है ना, वाइवा के माध्यम से, कैसे भी हम जब बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं या उसको एग्जाम करते हैं, एग्जामिनर का मतलब बन के उससे एग्जामिनेशन उसका लेते हैं, तो उस टाइम पे हम एक परीक्षक की भूमिका में होते हैं और बच्चा एक परीक्षण विधि से गुजर रहा होता है। तो इस तरीके से परीक्षण विधि हो जाती है। आपकी बात समझ रहे हैं ना मेरी? आगे सामूहिक विधियां। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो इंडिविजुअली देख रहे थे, अब बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस हैं, तो बड़ी क्लासों में सबको कहा गया करके सीखो, सबका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, सबका परीक्षण कर रहे हैं हम। तो एक होता है सामूहिक विधियां, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, जैसे आपकी एक भरी क्लास है, पूरी क्लास है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, चलो किसी को पता है बताओ जवाब दो, एक व्यक्ति वहां उठ के जवाब दे देता है, लेकिन क्वेश्चन तो सबके लिए था ना, तो इसको कहा जाता है सामूहिक विधियां। सूच विधि मतलब बच्चे को अपने मस्तिष्क के अकॉर्डिंग कार्य करने दीजिए, क्योंकि जब सूझ उसको आएगा तब वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। इसी तरह से जैसे कोहलर ने अपने सिद्धांत
सूझ के सिद्धांत के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उसने किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन ढूंढा था। मतलब केले उसको खाने थे, वो एक किनारे बैठ जाता है, बैठकर सोचने लगता है, उसमें सूझ आती है कि अच्छा इस तरीके से ये हमें केले मिलेंगे। इसी वजह से बच्चों में सूझ होता है। और करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो अभ्यास विधि बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, क्लासों में सीखते हैं, या अदरवाइज कोई भी माध्यम होता है सीखने का, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाना पड़ता है ना, उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। सपोज दैट आप कार सीखने गए, जो कार सिखाते हैं उनके यहाँ, एक दिन आप कार थोड़ा सा चला लिए, अब इसके बाद बंद कर दो, आपसे कार बनने लगे, तो क्या ये ठीक होगा? ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे ड्राइवर आप बन पाएंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स लगाते हो, एक सवाल टीचर ने बता दिया, वो आपको आ गया, लेकिन क्या अगले पल आपको पता है, अगले पल आप काफी दिनों तक क्वेश्चन ना लगाएं उससे संबंधित, तो आपको ये भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास नहीं हुआ। इसलिए अभ्यास विधि बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, ये मैं आपके सामने कुछ चीजें रखा कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं। तो बालक के सीखने के 3 पक्ष होते हैं, 3 चीजें होती हैं उसमें। सबसे पहला होता है बालकों सीखने के प्रकार, फिर सीखने के पक्ष और सीखने की विधियां। याद रखिएगा, सीखने के प्रकार, सीखने के पक्ष, सीखने की विधियां। ये 3 प्रकार से, 3 माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है, बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखा करिए। जहां पर भी कंटेंट में समस्या हो, मैं तो हाजिर हूं ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ के तो देखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपके स्तर से पढ़ा रहा हूं। और जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। आप बताइए, कोशिश करिए, एक बार बताइए तो सही। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेहतर तरीके से, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते रहिए। मैं आपके साथ बराबर कंटिन्यू रहूंगा और मैं आपकी मदद करता रहूंगा आपके लक्ष्य तक पहुंचने में। तो दोस्तों, एक बार फिर से, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगाज किया है, अंजाम तक लेके जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर नए कंटेंट के साथ नई क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, गुड बाय।